हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लोडेड पर। तो आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 7 और 8 में डिफाइन किया गया है। चलिए देखते हैं। इसमें सेक्शन 7 कहता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर गुड्स को किसी भी तरह का लॉस हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही हो जाता है। वेयर देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है इफ़ अगर द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर have at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer to answer to their description in the contract। जहाँ पर गुड्स सेलर की नॉलेज के बिना ही उनमें किसी तरह का लॉस हो जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड को फुलफिल करने में आधी रह जाती है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड माना जाता है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। दिस रूल्स अप्लाइज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशन दी गई हैं इसमें, देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, किसी भी पर्टिकुलर गुड्स के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, इसी एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 14 में स्पेसिफिक गुड्स को डिफाइन किया गया है। स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल इज मेड। इसमें सेकंड कंडीशन है दे मस्ट हैव पेरिश्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। उनमें किसी भी तरह का जो भी लॉस हुआ है या वे विनाश हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही हो चुकी हो और उसकी बारे में सेलर को कोई जानकारी ना हो। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल ऑफ कार्गो ऑफ गुड्स इज वॉइड इफ अननोन टू द सेलर द गुड्स हैव बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम हीटेड और सोल्ड एट एन इंटरमीडिएट पोर्ट। जहाँ पे किसी भी कार्गो ऑफ गुड्स के कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है वो वॉइड होगा इफ सेलर की बिना जानकारी के ही वो जो गुड्स हैं वो हीटेड होके खराब हो गई है या किसी भी इंटरमीडिएट पोर्ट पर उन्हें सेल कर दिया गया है। ये बात कही गई थी काउटूरियर वर्सेस हैस्ट्री में। द प्रिंसिपल विल अप्लाई इवन व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ द गुड्स आर लॉस्ट इन सर्कमस्टांसेस विच मेक द रेस्ट ऑफ द गुड्स यूजलेस फॉर द बायर। ये प्रिंसिपल वहाँ भी अप्लाई होगा जहाँ पर कोई गुड्स का कोई पार्ट लॉस हो गया है लेकिन वो जो गुड्स है वो कंप्लीट की कंप्लीट वो बायर के लिए यूजलेस हो गई है। इसमें इस केस देख लेते हैं। बोरोलेन एंड बेलार्ड वर्सेस फिलिप्स। इसमें क्या कहा गया था? दिस वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ 700 बैग्स ऑफ चाइनीज ग्राउंड नट्स। ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था, 700 बैग्स थे इसमें चाइनीज ग्राउंड नट्स के। अननोन टू द सेलर 109 बैग्स हैड बीन स्टॉलन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेलर को नहीं पता था 109 बैग वहाँ से चोरी कर लिए गए। द सेलर डिलीवर्ड द रिमेनिंग 591 बैग्स एंड ऑन द बायर रिफ्यूजल टू टेक दैम ब्रॉट एन एक्शन फॉर द प्राइस। सेलर ने बिना किसी इस जानकारी के 591 बैग सेलर को सप्लाई करे बट बायर ने लेने से उसे इनकार कर दिया। तो इसके अगेंस्ट सेलर ने बायर के अगेंस्ट केस फाइल किया। It was held that the buyers were not liable to take or pay for the goods. Buyer liable नहीं था. The buyers had contracted to buy a specific quantity and to ask them to take less would be to compel them to do what they have not contracted to do. Buyer ने एक particular quantity में ही सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और अगर उससे कम में उसे वो गुड्स भेजी गई हैं तो इसका मतलब ये है कि उसे वो चीज़ एक्सेप्ट कराना जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में कहा ही नहीं था। द कॉन्ट्रैक्ट हैड अकॉर्डिंगली बिकम वॉइड बाय रीजन ऑफ द लॉस ऑफ द गुड्स। द कॉन्ट्रैक्ट हैड अकॉर्डिंगली बिकम वॉइड, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड हो गया क्योंकि वो लॉस हो चुकी थी, गुड्स लॉस हो चुकी थी। इसमें हम आगे देखते हैं। पेरिशिंग ऑफ गुड्स इंक्लूड्स नॉट ओनली लॉस ऑफ बाय थेफ्ट बट ऑल्सो वेयर द गुड्स हैव लॉस्ट देयर कमर्शियल वैल्यू। जहाँ पर पेरिशिंग ऑफ गुड्स का मतलब यही नहीं है जहाँ पर किसी चोर ने चोरी कर ली, इसका मतलब ये भी है जहाँ पर उसकी कमर्शियल वैल्यू खत्म कर दी गई है। दिस प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई वेयर द सेल इज नॉट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स बट ऑफ जनरल गुड्स। ये प्रिंसिपल वहाँ अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है बल्कि किसी भी जनरल गुड्स के लिए किया गया है। ओके, अब इसमें सेक्शन 8 देखते हैं।
सेक्शन 8 कहता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। गुड्स सप्लाई करने से पहले ही डैमेज हो गई, लेकिन जो एग्रीमेंट टू सेल था उसको बनाने के बाद। देखते हैं कैसे। Where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided। जहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल किसी स्पेसिफिक गुड्स के लिए बनाया जाता है और किसी भी ना तो सेलर की फॉल्ट की वजह से ना ही बायर की फॉल्ट की वजह से वो पेरिश हो जाती हैं या डैमेज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लाई नहीं करती है वो, तो द रिस्क पासिस टू द बायर। जो रिस्क होता है गुड्स के पेरिश होने का वो बायर के पास हो जाता है और जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल हो जाता है। इसमें हम केस देखते हैं हावेल वर्सेस कोपलैंड का। द डिफेंडेंट एग्रीड टू सेल टू प्लेंटिफ 200 टन्स ऑफ रीजेंट potatoes to be grown on the land belonging to the defendant। डिफेंडेंट ने एग्रीमेंट करा प्लेंटिफ से 200 टन्स ऑफ रीजेंट पोटैटोस उसको सप्लाई करने का। द डिफेंडेंट सॉट सफिशिएंट लैंड टू ग्रो मोर देन 200 टन्स बट विदाउट एनी फॉल्ट इन हिम। अ डिसीज अटैक्ड द क्रॉप एंड ही वॉज एबल टू डिलीवर ओनली अबाउट 8 टन्स। जहाँ पर उसने 200 टन्स की डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वहाँ पर सिर्फ वो 8 टन्स सप्लाई कर पाया। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्रॉप थी वो एक डिसीज के कारण बर्बाद हो चुकी थी। द एग्रीमेंट वॉज हेल्ड टू हैव बिकम वॉइड। एग्रीमेंट को वॉइड माना गया। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वाज एन एग्रीमेंट टू सेल एंड बाय 200 टन्स आउट ऑफ अ क्रॉप टू बी ग्रोन ऑन स्पेसिफिक लैंड सो दैट इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल what will be and may be called specific things, therefore neither party is liable if the performance becomes impossible। कोई भी पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी अगर परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाती है। इसमें हम एक बार इनमें डिफरेंस भी देख लेते हैं। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में क्या डिफरेंसेस हैं। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट एम्ब्रेसेस एक्चुअल सेल एज वेल एज एन एग्रीमेंट टू सेल while the provision of section 8 deals only with the agreement to sale। जहाँ पर सेक्शन 7 में सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों की बात करी गई है, वहीं पर सेक्शन 8 में केवल एग्रीमेंट टू सेल की बात की गई है। द केसेस इन विच द गुड्स विच हैव ceased to exist at the time of the contract are dealt with by section 7, while the cases in which goods have ceased to exist at the time of contract are dealt with by section 8 of this act। तो ये दो डिफरेंसेस हो गए हैं सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में। आज हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स जो कि इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 7 और 8 में डिफाइन किया गया है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट। बाय बाय, टेक केयर।